लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बताया था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 4 था, आई थिंक सो, पॉइंट नंबर 4 था। मैंने कहा था दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पर अपन बात करते हैं तो अपन ने लास्ट में जो पॉइंट लिखाया था वो लिखा था TlI3 जो है उसके एक्वस सॉल्यूशन में एक तो थेलियम +1 आयन एग्जिस्ट करेगा और एक एग्जिस्ट करेगा ट्राई आयोडाइड आयन I3 नेगेटिव। इसका कारण क्या है? बेसिकली जो बात कर रहा हूँ उस बात को सुनिएगा सभी जने। बेसिकली क्या होता है इसमें, आपको जो बात कर रहा हूँ उस बात को सुनिएगा वापस से। वही बात जो आपको ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही चुका हूँ। आई नेगेटिव किसके रूप में काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। आई नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दो आयोडाइड आयन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? दो आयोडाइड आयन किस में ऑक्सीडाइज हो गए? I2 में। और अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे थेलियम+3 को। अपन जानते हैं इनर्ट पेयर के कारण, किसके कारण? थेलियम+1 से रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन है? थेलियम+1। तो थेलियम+3 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन खाकर किस में रिड्यूस हो जाएगा? थेलियम+1 में। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी हमारे पास थेलियम पर +3 आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन खाकर किस में रिड्यूस हो गया? थेलियम+1 में। किस में रिड्यूस हो गया? अब दो आयोडाइड आयन किस में ऑक्सीडाइज हो गए? I2 में। दो तो -1 से 0 में चले गए। अब रिमेनिंग एक आयोडाइड आयन बचा। क्या बचा? वो आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ लुईस एसिड रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? और अपने को बना देगा ट्राई आयोडाइड आयन। क्या बना देगा? आप इतना सभी जानते होंगे, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विल बिहेव एज लुईस बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर किसी के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो, मेरे पास आयोडीन है, आयोडीन के पास क्या मौजूद है? 5d ऑर्बिटल खाली है। क्या है? तो आई नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ट्रांसफर कर देगा? आयोडीन के 5d ऑर्बिटल में। किसमें? कौन सा इंटरेक्शन है? बेसिकली आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है। क्या है ये? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इधर देखो सभी जने, जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनो। आयोडीन का मॉलिक्यूल ऐसे समझा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग की बात है। किसकी बात है? आयोडीन का मॉलिक्यूल है। आयोडीन का मॉलिक्यूल कैसे बना? कोवेलेंट बॉन्ड से, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। आयोडीन होता है 5s2 5p5। ये आयोडीन है, 5th पीरियड का एलिमेंट है। आयोडीन इज 5s2 5p5। हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन ns2np5। हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन ns2np5। एन क्या है? आउटर मोस्ट शेल। एन क्या है? तो आउटर मोस्ट शेल आयोडीन के पास 5th वाला है। 5th वाले में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। दो, दो 4, दो 6 और एक 7। लेकिन 7 में से 3 तो लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं?
जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, उसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में इतना आपको सभी को पता होगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड। क्या होना चाहिए? मेरा हाथ खुला होगा, मेरा हाथ खुला होगा तभी मैं दूसरे के साथ हाथ मिला सकता हूं। मेरा हाथ खुल रहा है तो मैं दूसरे के साथ हाथ मिला सकता हूं। अगर मेरे दोनों हाथ बंद रहे हैं, अगर मेरे दोनों हाथ बंद रहे हैं तो फिर मैं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और एक 7। 7 में से 3 जोड़े तो किसी काम के नहीं है, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरी आयोडीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 2 4 2 6, लेकिन ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो एक इसका अनपेयर्ड, एक इसका अनपेयर्ड। इनको अपन बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ। अब आयोडीन का मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो न इस आयोडीन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, न इस आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन एक आयन को लेकर आएंगे तो उसके अंदर डाइपोल या पोलरिटी को इंड्यूस करेगा। ये आई नेगेटिव पास में लेकर आए तो ये आयन है, ये आयन क्या करेगा? इसके अंदर पोलरिटी को इंड्यूस करेगा। ये आयन इंड्यूस डाइपोल है। क्या है ये? आयन इंड्यूस डाइपोल, उसके अंदर पोलरिटी पैदा कर देगा। इस आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्या हो गया? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो इस पर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी। क्या अटैक करेगी? अब इस आयोडीन, आप लोग समझ गए होंगे दोनों आयोडीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि दोनों आयोडीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये आयोडीन में तो हो गया 5s2 5p6। क्या हो गया? अब आयोडीन के पास क्या मौजूद है? 5d ऑर्बिटल मौजूद है। क्या मौजूद है? 5d ऑर्बिटल। अब आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। कैसे? कि आई ये कोई मेटल है, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दे दिया। समझ में आ गया? आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 2 2 4 2 6, एक खुद का और एक लूटा हुआ। लूटा हुआ का मतलब मेटल का। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8। अब 8 में से अपने तीनों लोन पेयर तो ये इंटैक्ट रखेगा, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। ये तो देने से रहा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें एक खुद का और एक लूटा हुआ मेटल का, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से किस में डाल देगा? आयोडीन के 5d ऑर्बिटल में। किस में डाल देगा? तो जैसे ये 5d ऑर्बिटल में डालेगा तो हमारे पास क्या होगा? जो सेंट्रल आयोडीन एटम है जिस पर ये वाली जो सेंट्रल आयोडीन एटम है जिस पर मैं डबल टिक लगा रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली सेंट्रल आयोडीन एटम हो गई। इसके अपने खुद के 3 लोन पेयर, ये वाली आयोडीन हो गई। इसके अपने तीनों लोन पेयर, ये तो इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएंगे। एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, तीनों इक्विटोरियल पोजीशन में। केमिकल बॉन्डिंग की बात है। एक ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी है ही सही, और इस आयोडीन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। और इस आयोडीन के पास 1 2 3 3 लोन पेयर तो ये, और एक लोन पेयर के माध्यम से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? अब क्या होता है? इस आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर, ओवरऑल लोन पेयर 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने होते हैं? 9। इस आयोडीन पर फॉर्मल चार्ज आएगा -1। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो इसको I3 नेगेटिव आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका शेप कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। कैसा शेप होता है? ये केवल इसलिए बताया क्योंकि I नेगेटिव तो किसके रूप में काम कर रहा है? लुईस बेस। किसके रूप में काम कर रहा है? लुईस बेस के रूप में। ये केमिकल बॉन्डिंग की बात है। किसकी बात है बेटा? आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 13 के स्टूडेंट है, इतना आप पकड़ ही लेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद हो, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है वो तो किसके रूप में काम कर रहा है? लुईस एसिड के रूप में। किसके रूप में? और आई नेगेटिव किसके रूप में काम कर रहा है?
और ये लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन क्या बन जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, I3 नेगेटिव आयन का, किसका, कॉपी कर लो अपने हिसाब से, ऐसे लिख लो पहले तो। RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो लैंग्वेज है सभी को पता है, लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दो एलिमेंट्री लेवल पर डेफिनेशन है, सभी को पता होंगी, फिर भी अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, फिर भी लिख लेना। लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़ जाए। आगे ये कॉपी कर लिया ना सभी ने, स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बना लें, इसको अपन बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, ट्राई आयोडाइड आयन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो लीनियर होता है। ये होता है बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर कोई आयन होता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है, किसके पास आता है, जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक, चुंबक को लोहे के पास लेकर आओगे तो लोहे के अंदर भी चुंबक का गुण पैदा होगा। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन ने क्या कर दिया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस कर दी, तो इसको अपन बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी इस शब्द पर मत आओ क्योंकि ये सारे शब्द केमिकल बॉन्डिंग है, आप तो इसको छोड़ दो, अपना तो ध्यान अभी केवल किस पर है, इनर्ट पेयर पे। इनर्ट पेयर के कारण आप तो जो बात है बस इतना ध्यान रखो, बाकी तो आगे की बात है वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो इतना याद रखो, थेलियम प्लस वन इज मोर स्टेबल देन थेलियम प्लस थ्री, थेलियम प्लस वन इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थेलियम प्लस थ्री चाहता है कोई आए मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे, ताकि मैं दो इलेक्ट्रॉन तुरंत खा के किस में रिड्यूस हो जाऊं, थेलियम प्लस वन में। आई नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो दो आयोडाइड आयन तो ऑक्सीडाइज हो गए I2 में, किसमें, तो दो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो गए I2 में। वो जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे आयोडाइड आयन ने, वो दो इलेक्ट्रॉन थेलियम प्लस थ्री ने खा लिए, वो किस में रिड्यूस हो गया, थेलियम प्लस वन में। अब हमारे पास जो आयोडीन का मॉलिक्यूल आया, वो रिमेनिंग एक आयोडाइड आयन के साथ लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन कर लेगा। I नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, I2 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। कैसे होगा ये अपन आगे चर्चा करेंगे, मैंने वैसे काफी हद तक समझा दिया। और लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन से अपने को क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन क्या बन जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ TlI3 में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ TlI3 में कभी भी थेलियम प्लस थ्री आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा, कभी भी याद रखना, थेलियम का एक्वस मीडियम में कभी भी थेलियम प्लस थ्री आयन एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एक्वस मीडियम में थेलियम का प्लस वन आयन ही एग्जिस्ट करता है, किसका, तो थेलियम प्लस वन आयन। और I3 नेगेटिव आयन को बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, क्या बोलते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 था, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4। पहला वाला पॉइंट बता ही दिया मैंने आपको, पहला पॉइंट था PbI4, लिखा दिए थे मेरे सारे पॉइंट, वो सारे प्रेसिपिटेट भी बता दिए थे।
पीबीआई। यहां तक आगे आगे बढ़े, बोलिएगा। कॉपीड एवरीवन। अब आगे पॉइंट नंबर आई थिंक सो 6 थे, 5 है, पॉइंट नंबर 5। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, जर्मेनियम +2 के और SN+2 के जितने भी सॉल्ट्स हैं, दे विल बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कार्बन फैमिली में नटशेल में बात करता हूं, आपको बताया था मैंने, वापस से वही बात कहता हूं। थेलियम, लेड, बिस्मथ पोलोनियम पर कम लगाते हैं क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? सभी थेलियम, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं? 6 पीरियड एलिमेंट्स हैं। कौन से? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरॉन फैमिली में, बोरॉन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल किस पर दिखेगा? केवल थेलियम पर। केवल किस पर दिखेगा? कार्बन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल किस पर लगेगा? लेड पर। नाइट्रोजन फैमिली में केवल बिस्मथ पर। और ऑक्सीजन फैमिली में केवल पोलोनियम पर। किस पर? इसका मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन पर तो हमारे पास कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा नहीं। और नहीं लगेगा तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनमें इनकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी लोअर से ज्यादा है। तो +2 किससे ज्यादा स्टेबल है? +4 से। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। +4 रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? तो +2 किस में जाना चाहेगा? +4 में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जर्मेनियम +2 के सॉल्ट्स जर्मेनियम +4 में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऐसे ही टिन +2 के सॉल्ट्स किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? टिन +4 में। और अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे को क्या कर देंगे? रिड्यूस। दूसरे को क्या कर देंगे? तो इसका मतलब ये हमेशा किसके रूप में कार्य करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब भी GeCl2 तो काम नहीं आएगा, आपको हमेशा काम आएगा SnCl2। क्या आएगा? SnCl2 हमारे पास एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? ये आपको काम आएगा किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरली ये काम करता है अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एसिडिक मीडियम में। किसमें? जैसे अगर हमारे पास KMnO4 है, बोलो बेटा, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, बोलो। तो Mn+7 तो किस में रिड्यूस हो जाता है? एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जाता है +2 में। अब सपोज करो अपन ने KMnO4 का रिएक्शन SnCl2 से करा दिया। किससे? तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा Mn+7 Mn+2 में, और SnCl2 को ऑक्सीडाइज कर देगा SnCl4 में। किसमें? तो जब भी SnCl2 दिख जाएगा, तो कोई भी अगर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में
खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4 में और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस। इसका मतलब SnCl2 इट विल बिहेव एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? एक पॉइंट लिख लेना, SnCl2 बिहेव्स एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कई जगह काम आएगा आपको। SnCl2 behaves as a good reducing agent. SnCl2 behaves as a good reducing agent. SnCl2 behaves as a good reducing agent. समझ में आ गया? ये अपने पास इनर्ट पेयर हो गया। इनर्ट पेयर की एप्लीकेशंस हो गई। क्या हो गई? इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बता दिया, रिलक्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट 6s2 इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ outermost 6s2 electrons to participate in bond formation is said to be inert pair effect. It occurs for 6 period elements, that is in case of thallium, lead, bismuth and polonium. सारा बताई दिया आपको, बोलिएगा आप लोग। अब जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनो। कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट है पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। एक तो इंफॉर्मेटिव पॉइंट है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स को, किसको? नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स को अपन निकोजिया, केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स को अपन निकोजन्स बोलते हैं। पी साइलेंट है, दे आर सेड टू बी निकोजन्स। निकोजन्स का मतलब होता है दे विल चोक और दे विल एक्ट एज ए सफोकेटिंग मेंबर्स। मतलब ये एयर की जो प्रेजेंस है उसको क्या कर देंगे, कम। जैसे मेरे को अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना है, क्या करना है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो वहां पर्यावरण में नाइट्रोजन को ज्यादा भर दूंगा। क्या भर दूंगा? नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो केमिकली इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे। क्या बेटा? हाइयर दी बॉन्ड ऑर्डर, हाइयर दी बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? तो अगर मेरे को ऑक्सीजन के पार्शियल, अपन जानते हैं पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, नियरली 78%, ऑक्सीजन होती है 21%। क्या होती है? अब अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में करना है और मुझे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो मैं नाइट्रोजन डाल दूंगा। नाइट्रोजन क्या करेगी? एयर में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को क्या कर देगी? तो डिक्रीज कर देगी। तो अपन कहते हैं जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। और कम होगी तो निकोजन का मतलब, ये ग्रीक वर्ड होता है, निकोजन का मतलब होता है चोक कर देना। चोक कर देना मतलब एयर के पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना, या इसका मतलब होता है सफोकेशन, सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो जो पी है वो तो साइलेंट है, जो पी है वो तो क्या है? साइलेंट है। ग्रीक में निकोजन्स का मतलब होता है चोकर्स। चोक का मतलब वो एयर के पार्शियल, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को क्या कर देगा? कम। और जब कम कर देगा, अपन कहते हैं यार अपने को बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सफोकेशन हो रहा है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ग्रीक में निकोजन का मतलब होता है चोक कर देना, या उसका मतलब होता है सफोकेशन। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं उनको निकोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको चेल्कोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं चेल्कोजन्स। चेल्को का मतलब होता है और जन का मतलब टू जनरेट। और जनरेटिंग कंपाउंड्स होते हैं नेचर के अंदर, और के रूप में पाए जाते हैं। चेल्को का मतलब और, जन का मतलब टू जनरेट, और जनरेटिंग कंपाउंड्स होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स इनके नेचर में और बनाते हैं। आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन और बनाएगा। आपने नाम सुना होगा Fe2O3, बोलो बेटा। Fe2O3 आयरन का प्रोमिनेंट और, इसे हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमेटाइट। Fe3O4 इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। दोनों ही प्रोमिनेंट ओर से आयरन के। बोलो। मेरे पास है बॉक्साइट Al2O3.2 ऑफ H2O, बोलो। तो ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट इज दी प्रोमिनेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अगर अपन बात करते हैं, नाम सुना होगा ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडी। क्या बोलते हैं? इसको जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं, इसको स्फेलेराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इसको स्फेलेराइट, ये कम पता है मेटलर्जी में, लेकिन काफी पहले जे एडवांस में आ चुका है। इसको स्फेलेराइट भी बोलते हैं। जिंक का मेन प्रोमिनेंट ओर होता है, क्या होता है? तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ये प्रकृति में ओर के रूप में पाए जाते हैं। ओर क्या होता है? ओर इज ए मिनरल, ओर इज ए फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन इन ए प्रॉफिटेबल एंड कन्वेंशनल मैनर। इतना आपको पता होगा ही सही। तो चैल्को का मतलब और, ये आगे पढ़ेंगे अभी मेटलर्जी में। चैल्को का मतलब और जन का मतलब टू जनरेट। इनका मतलब इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो नेचर में, प्रकृति में और के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? या तो और के रूप में पाए जाते हैं या और बनाते हैं, या और। तो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स को अपन चैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये दो इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स थे। नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स को निकोजेंस बोलते हैं या चोकर्स बोलते हैं, चोक कर देते हैं वो। और ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स को अपन चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्को का मतलब ग्रीक में होता है और, ग्रीक वर्ड है। चैल्को का मतलब और जन का मतलब टू जनरेट। आर यू एबल टू गेट दिस एवरीवन? ये अपने पास हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल फीचर्स, मैंने आपको लिखा दिए सारे के सारे। अब अपन आते हैं मिडिल पे। मिडिल में आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस का बता दिया, पी का बता दिया। अब पैरा चेंज करके लिखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जल्दी जल्दी लिखते रहे। n-1 d1 to 10 ns1 to 2। n is outermost shell except palladium। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2। n रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट शेल को, एक्सेप्ट पैलेडियम। पैलेडियम में s में इलेक्ट्रॉन 0 होगा। एटॉमिक नंबर लिख दिया है पैलेडियम का। एटॉमिक नंबर पैलेडियम का 46 होता है। क्या होता है? बोर्ड पर दिखेगा सभी ने, जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनेगा। इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है n-1 डी सब शेल में। किसमें? इधर देखो सभी जने, मेरे पास है 3D सीरीज एलिमेंट्स। कौन है? एक बार में मैं सारा लिख देता हूं, फिर सारा आप लोग कॉपी कर लेना। बोर्ड पर देखिएगा सभी जने। लास्ट में यार बात ना करो प्लीज, है ना, फटाफट लिख लेने दो, फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। जितना जल्दी आएंगे उतना चीजें फास्ट रखें, बात मत करो बिल्कुल भी। इधर देखो, मेरे पास है 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स 3D सबशेल में भरे गए। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 3D सबशेल। नाम ही है 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल में भरा जाएगा, 3D सबशेल में भरा जाएगा। लेकिन 3D सीरीज एलिमेंट्स का मतलब जो हमारे पास पीरियड है वो फोर्थ हो गया, पीरियड हमारे पास चौथा हो गया। हमारे पास कौन सा पीरियड है? पोटेशियम वाला। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इधर देखो, 3D सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 एंडिंग अप टू एटॉमिक नंबर 30।
स्कैंडियम मत लिखो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 2 पर स्टार डाल दूंगा 3D सीरीज में, एक तो कॉपर पर और एक क्रोमियम पर। इधर देखो सभी ने, स्कैंडियम हो गया मत लिखो 3D1 4s2, टाइटेनियम हो गया 3D2 4s2, डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेनेडियम हो गया 3D3 4s2, क्रोमियम एक्सेप्शन है, स्टार लगा दिया 3D5 4s1, हाफ फील्ड है, इसको ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, ये हो गया 3D5 4s2, आयरन हो गया 3D6 4s2, कोबाल्ट हो गया 3D7 4s2, निकल का एटॉमिक नंबर 28, ये हो गया 3D8 4s2, कॉपर फुली फिल्ड है, स्टार लगा दिया, कॉपर हो गया 3D10 4s1, जिंक हो गया 3D10 4s2। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, वो स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से, एंड होती है एटॉमिक नंबर 30 पर। मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक हमारे पास हो गया 30। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या बताता है? पीरियड को। क्या बताता है? पीरियड को। अब इधर देखो, जब अपन स्कैंडियम को लिखेंगे तो स्कैंडियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं कहां तक आ गया? आर्गन तक आ गया। कहां तक आ गया? पहले मैं लिखूंगा 4s2, बाद में लिखूंगा 3d1। अकॉर्डिंग अपन किससे भर रहे हैं? n+l रूल के अकॉर्डिंग किससे भर रहे हैं? तो 4s की एनर्जी क्या है? कम, और फिर 3d की एनर्जी क्या है? ज्यादा। लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n ओनली, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो किसको बताता है? पीरियड को। किसको बताता है? तो स्कैंडियम बेसिकली कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का। तो अपन लिखेंगे तो 4s2 3d1, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर लिया ओनली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n ओनली, ओनली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो 3d1 4s2, फिर तो d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। इसका मतलब कौन सी सीरीज के एलिमेंट्स हैं? 3d। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 3d सबशेल में। किस में भरा जाएगा? लेकिन बेसिकली पीरियड कौन सा हो गया? वो 4th, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो अपने को किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड को। कॉपी कर लो, ये आ गया 3d सीरीज एलिमेंट्स। 2 पर स्टार डाल लें, एक तो क्रोमियम पर और एक कॉपर पर। क्रोमियम इज 3d5 4s1, कॉपर इज 3d10 4s1। पहले 4s से निकलेगा। इसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 एंडिंग अप टू एटॉमिक नंबर 30। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बेटा अलग अलग है, दोनों में फर्क है, बता रहा हूँ। डी ब्लॉक जो उसमें डी जो है वो पूरी तरह भरा जाएगा। जिंक कैडमियम आऊंगा, अब उस पर आऊंगा। अभी पहले बता, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उस पर भी आऊंगा मैं। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स में एक बात, जो बात कह रहा हूं उस बात को पकड़ लो। 3D सीरीज एलिमेंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे 3D सबशेल में। डी सबशेल की कैपेसिटी 1 से लेकर 10 तक। तो D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। तो 1 से लेकर 10 तक भरेंगे। 2 एक्सेप्शन हो गए, एक तो क्रोमियम हो गया हाफ फील्ड है 3d5 4s1, और एक कॉपर हो गया फुली फील्ड 3d10 4s1। तो 2 पर अपन ने स्टार डाल दिया।
अब आते हैं अपन 4D सीरीज एलिमेंट्स पर। किस पर आते हैं? 4D सीरीज एलिमेंट्स। 4D सीरीज एलिमेंट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4D सब शेल में। किसमें भरे जाएंगे? और बेसिकली वो फिफ्थ पीरियड हो गया। कौन सा वाला पीरियड हो गया? फिफ्थ पीरियड। कॉपी कर लिया सभी ने? अब आते हैं अपन 4D सीरीज एलिमेंट्स पर। फोर डी सीरीज एलिमेंट्स। शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, सभी को पता होगी। इधर देखो सभी ने, एटॉमिक नंबर, इट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39 और कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48। जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनिएगा सभी ने। इट्रियम, बोर्ड पर देखो सभी ने, इट्रियम वाई, इसका एटॉमिक नंबर 39, जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, नायोबियम एनबी 41, मॉलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42, टिग्नीशियम एटॉमिक नंबर 43, रुथीनियम एटॉमिक नंबर 44, रोडियम एटॉमिक नंबर 45, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। तो हमारे पास जो सेकंड वाली ट्रांजिशन सीरीज है, पहली वाली होती है एटॉमिक नंबर 21 से और एंड होती है जिंक तक। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर और एंड होती है अपने पास जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वो स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 39 पर वाई जो है वो है इट्रियम। वाई जो है हमारे पास इट्रियम है और सीडी का मतलब हो गया कैडमियम। सीडी का मतलब हो गया कैडमियम। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टिक्नीशियम, टीसी, रुथीनियम, RUTHE, आगे नाम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, मैं ढंग से बताऊंगा, अभी तो केवल ऐसे ही। रुथीनियम RUTHE NiUM, रुथीनियम। इसको रोडियम RHODIUM, रोडियम, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। एक कैटेलिस्ट होता है उसको बोलते हैं विल्किंसंस कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? उसमें पाया जाता है पैलेडियम, ये भी कैटेलिस्ट होता है। सिल्वर, चांदी अपन यूज करते हैं और कैडमियम सीडी। अब इधर देखो, जो बात कर रहा हूँ रीजन पे नहीं आऊंगा, रीजन अपन पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E0 से बताऊंगा। अभी तो जो बात कर रहा हूं उस बात को पकड़ना। इट्रियम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4D, किसमें? 4D सबशेल में। किसमें भरेंगे? तो इट्रियम है मेरे पास 4D1 5s2, 4D1 5s2। जिरकोनियम ये हो गया 4D2 5s2। अब जो नायोबियम है उसमें एटॉमिक नंबर पे ध्यान दो। किस पर बेटा? एटॉमिक नंबर क्या है? 41। क्या है? तो नायोबियम से लेकर और पैलेडियम और सिल्वर, यहां पर स्टार डालेंगे अपन इन सभी पर। इसमें हमारे पास रोडियम तक तो एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पैलेडियम में एस में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? अब इधर देखो, नायोबियम, इसके रीजन पे नहीं जाऊंगा, वो तो अपन E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से बताऊंगा। नायोबियम वैसे क्या होना चाहिए? 4D3 5s2। क्या होना चाहिए? 4D3 5s2। लेकिन एटॉमिक नंबर पकड़ लो आप लोग, इसका एटॉमिक नंबर 41। तो इसमें 4D में तो आ गया 4 इलेक्ट्रॉन और S में आ गया 1, तो ये आ गया 41। क्या आ गया? 41, दैट इज 4D4 और 5s1। एटॉमिक नंबर से पकड़ लो। अब यहां से फिर ये आ गया 4D5 और 5s1, 41 हो गया, इसका 51 हो गया। क्या हो गया? इसका 51 हो गया, इसका हमारे पास हो गया 61, इसका हमारे पास हो गया 71, इसका हो गया हमारे पास 81। और यहाँ पर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 41 तो एक, यहाँ पर 51 तो एस में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर रोडियम तक एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 45 तक। अब जो पैलेडियम है
इसमें हमारे पास आ जाता है 4d10 और 5s में इलेक्ट्रॉन जीरो। ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड। इनका नेचर तो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेकिन जब पैलेडियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आएगा तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। तो इसमें एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एस खाली हो जाता है और ये D10 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये है तो एक्सेप्शन, लेकिन अपन ने इसमें 2 स्टार लगा दिए। अब जो सिल्वर है वो हो गया हमारे पास 4d10 5s1, और जो कैडमियम है वो हो गया 4d10 5s2। अब इधर देखो, यहां पर नायोबियम से लेकर, किससे बेटा? नायोबियम से लेकर और रोडियम तक एस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक पकड़ने के लिए एटॉमिक नंबर से पकड़ लेंगे। 41 है तो 41 बस यहां से पकड़ लो, फिर 51 61 71 81। इसका मतलब इनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन है। पैलेडियम एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, ये एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें एस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो जनरल का मतलब n-1 d 1 to 10, डी सब शेल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। NS 1 to 2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल है, ये एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। एक्सेप्ट पैलेडियम, एक्सेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। NS उसने 0 to 2 नहीं कर रखा, बल्कि 1 to 2 बोल रखा है, क्योंकि वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो केवल एकमात्र पैलेडियम को छोड़ दो। पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपी कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा वाला? हाँ बेटा, सभी मैंने स्टार लगा दिया ना सभी पे, इस पे स्टार छूट गया था। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ये हो गया 4D सीरीज एलिमेंट्स। क्या हो गया? 4D सीरीज एलिमेंट्स। स्टार्ट होता है इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से, और एंड होता है कैडमियम एटॉमिक नंबर 40 पर। अब आते हैं, लिखो 5D सीरीज एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो 6 पीरियड। 5D सीरीज एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो 6 पीरियड। जो 5D सीरीज एलिमेंट्स हैं आप लोग समझ गए होंगे। स्टार्ट होगा लेंथेनम से, La57 से, लेकिन बीच में सीरियम 58 से लेकर और लुटेशियम 71 तक, वो कौन हो जाते हैं? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, मतलब वो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन है वो? बता दिया था आपको, सीने पर न दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी आपको। ये तो कॉपी कर लिया 4D वाले सीरीज पर। अब अगर अपन बात करते हैं, हमारे पास है 5D सीरीज एलिमेंट्स। 5D सीरीज एलिमेंट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5D सब शेल में भरेंगे, लेकिन बेसिकली जो पीरियड है वो हमारे पास सिक्स्थ वाला पीरियड हो गया। कौन सा पीरियड हो गया? सिक्स्थ वाला पीरियड हो गया। आउटर मोस्ट जो शेल है वो हमारे पास सिक्स्थ वाला हो गया। इधर देखो, इसमें हमारे पास कौन है? एक तो है लेंथनम एटॉमिक नंबर 57 पर, और फिर है हैफनियम एटॉमिक नंबर 72 से लेकर और मरकरी एटॉमिक नंबर 80 तक। बीच में ये हमारे पास 5D सीरीज एलिमेंट्स हैं। बीच में सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक, वो लेंथेनाइड्स हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन है वो? तो इधर देखो सभी जाने, ला हफ्ता वरनारे उधर, इधर पिटाई और होगी।
इधर देखो सभी जने, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद हैफनियम का 72, 73 टेंटेलम का, टंगस्टन का 74, रीनियम का 75, ऑस्मियम का 76, इरिडियम का 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80। अब इधर देखो, लेंथेनम का 57, इसका 72, तो बीच में कौन आ गए? वो आ गए सीरियम 58 से लेकर और लुटेशियम 71 तक। ये हमारे पास लेंथेनाइड्स होते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं और इनको अपन 6 पीरियड में रखते हैं, अभी आएंगे। और इन पर इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 4f सबशेल में। किसमें बढ़ते हैं? अब इधर देखो, अपने पास ये कौन सी सीरीज के एलिमेंट्स है? 5d सीरीज एलिमेंट्स। कौन से हैं? तो इनमें इलेक्ट्रॉन 5d सबशेल में भरेगा। किसमें भरेगा? 5d में। अब इसमें अपने को केवल दो पे ही निगाह रखनी है, एक तो प्लेटिनम पर और एक गोल्ड पर। ये S1 होंगे, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन दो दो भरे जाएंगे। वहां पर अपना किस पे निगाह थी? नायोबियम को एटॉमिक नंबर से पकड़ रहे थे, तो नायोबियम 41 से लेकर और आ गए अपन यहां पर, पहले तो रोडियम तक आ गए। तो S में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पैलेडियम में 0 हो ही गया, सिल्वर तो फिर आ ही जाएगा। अब इन पर अपने पर दो स्टार लगा लिए, एक तो एटॉमिक नंबर 78 पर और एक एटॉमिक नंबर 79 पर। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, लेंथेनम, तो ये हो गया 5d1 6s2, 5d1 6s2, इलेक्ट्रॉन 5d में भरेंगे, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। और पीरियड कौन सा है? 6 वाला। पीरियड कौन सा है? 6 वाला। तो इधर देखो सभी जने, 5d1 6s2, 5d2 6s2, यहां पर हो गया ये 5d3 6s2, टंगस्टन हो गया 5d4 6s2, रीनियम हो गया अपने पास 5d5 6s2, ऑस्मियम हो गया 5d6 6s2, इरिडियम हो गया अपने पास 5d7 6s2। अब ये होना चाहिए था अपने पास 5d8 6s2, क्या होना चाहिए था? लेकिन ये अपने पास S1 होगा। क्या होगा? S1, तो इस पे स्टार डाल दिया, ये होगा 5d9 6s1। क्या होगा? इसको अपन ने अलग से नोट कर लिया। इसमें S में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और d9 रहेगा। क्या रहेगा? और जो गोल्ड है वो अपने पास हो गया 5d10 6s1। क्या हो गया? और मरकरी हो जाएगा 5d10 6s2। तो दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन S में एक एक है। एक तो कौन है? प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। होना चाहिए था 5d8 6s2, लेकिन होता है 5d9 6s1। ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैलकुलेट करते हैं तो √8 आता है। √8 का मतलब इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा 5d9 6s1। क्या होगा? फिर गोल्ड, ये 5d10 6s1। हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है हमारे पास ग्रुप नंबर 11, दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रॉन्टजीनियम। इनको अपन कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर हो गया 3d10 4s1। क्या हो गया? 3d10 4s1। सिल्वर हो गया 4d10 5s1। गोल्ड हो गया 5d10 6s1 और रॉन्टजीनियम हो जाएगा 6d10 7s1। उसको उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट होता है। तो इन पर अपन ने केवल किस पर स्टार लगाया? दो पर। बाकी एस में इलेक्ट्रॉन दो दो, तो d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 ऐसे। बस यहाँ पर 5d9 6s1 और गोल्ड हो गया। बाकी समझ में आ गया? कॉपी करो, दो पर स्टार लगा लो। बेटा इसका रीजन मैं वापस से कह रहा हूँ, जो भी रीजन है वो SRP वैल्यू से आएगा। इससे अपने को ये अभी हाल फिलहाल याद रख लेने। बाकी जो भी रिलेटिव स्टेबिलिटी है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की और ये फिलिंग होती है, ये अपन चेक करते हैं। SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से। एंथैल्पी ऑफ, उसके बारे में डी ब्लॉक। अभी तो केवल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, लिखते चलो आप लोग। तो अभी तो केवल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, बाकी इसके पीछे के रीजन वो आगे पढ़ेंगे अपन। ये हो गया 5d सीरीज एलिमेंट्स। कौन सी सीरीज एलिमेंट्स हो गए ये? अब आते हैं अपन 6d सीरीज एलिमेंट्स पे। 5d सीरीज में दो पे ही सर पे स्टार लगाया।
शॉर्ट ट्रिक तो पता है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, सभी को पता है शॉर्ट ट्रिक। अब आ गए अपन 6D सीरीज एलिमेंट्स पर। 6D में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6D सबशेल में। किसमें भरा जाएगा? 6D सबशेल में। अब इधर देखो वापस से लफड़ा पड़ेगा। यहां पर हमारे पास कौन हो गया? लेंथेनम और फिर हैफनियम, एटॉमिक नंबर 72 से एटॉमिक नंबर 80 तक। ऐसे ही वहां पर एक्टिनियम 89 आएगा, फिर रदरफोर्डियम 104 से 104 से लेकर और कॉपरनीसियम 112 तक आएगा। बीच में थोड़े पापड़ यूं ना पो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। याद आ गया होगा। एक्टिनाइट सीरीज थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंशियम LR 103 तक वो एक्टिनाइट हो गए। उनमें इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में भरेंगे। किसमें भरेंगे? तो इधर देखो सभी जने, ये होगी 5D सीरीज। क्या हो गई? अब आते हैं अपन 6D सीरीज। 6D सीरीज का मतलब बेसिकली 7th पीरियड हो गया। कौन सा पीरियड हो गया? तो इधर देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 6D सबशेल में। किसमें भरा जाएगा? लेकिन पीरियड बेसिकली कौन सा हो गया हमारे पास? पीरियड हमारे पास 7th हो गया। जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारे पास हो गया 7। समझ में आ गया? अब इधर देखो हमारे पास है हमारे पास एक्टिनियम AC के बाद थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंशियम 103 तक, ये एक्टिनाइट सीरीज आ गई। तो हमारे पास जो 6D सीरीज एलिमेंट्स हैं, इसमें एक तो आ गया एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 और फिर रदरफोर्डियम 104 से लेकर और कॉपरनीसियम CN 112 तक, ये हमारे पास आएंगे। बीच में हमारे पास कौन आ गए? एक्टिनाइट्स थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंशियम 103 तक। थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंशियम 103 तक, ये आ गई एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट्स आ गए और इनमें इलेक्ट्रॉन बता रखा है मैंने 5f सबशेल में भरा जाएगा। क्लियर है? इधर देखो सभी जने, बोर्ड पर देखो, D1 D2 D3, इसमें केवल एक ही स्टार आएगा, रॉन्टजीनियम, दैट्स ऑल। रॉन्टजीनियम कौन से ग्रुप में? कॉपर वाले ग्रुप में। बस इसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सभी में 7s2 रहेगा। क्या रहेगा? 7s2। इधर देखो सभी जने, जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनो। रॉन्टजीनियम कौन से ग्रुप में हो गया? कॉपर वाले में। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 111 हो गया। 111 का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? याद आ गया होगा। 104 से लेकर 118 तक आखिरी की 2 डिजिट ग्रुप नंबर बताती है। क्या बताती है? अगर एटॉमिक नंबर 104 है, अनिल क्वेडियम, अनिल जिसको अपन रदरफोर्डियम कहते हैं, तो 104 का मतलब ग्रुप नंबर 4 हो गया। 105 का मतलब 5th ग्रुप हो गया। 106 का मतलब 6th ग्रुप हो गया। 111 अन अन अनियम, अनन ग्रुप नंबर 11 हो गया। और ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन होते हैं अपने पास? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और उसी के नीचे कौन आता है? रॉन्टजीनियम। समझ में आ गया? इसका एटॉमिक नंबर 29, इसका 47, इसका 79 और इसका 111। याद आ गया होगा। 29 में अपन ने 18 ऐड किया, 47 प्लस 32 ऐड किया, प्लस 32 ऐड किया, मैजिक नंबर बता ही चुका हूं। ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक 18 का उपयोग एक बार, 32 का उपयोग 2 बार। लेकिन जो थर्ड वाला ग्रुप था, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, उसमें 18 18 32। याद आ गया होगा आपको। कॉपर है 3D10 4s1। क्या है? ये हमारे पास 4D10 5s1, ये हमारे पास 5D10 6s1, ये हो गया हमारे पास 6D10 और 7s1। मतलब ये वाला जो ग्रुप है, इसमें D कंप्लीटली फिल्ड है, D10 है सभी जगह और S में एक इलेक्ट्रॉन है। और S में इनको अपन कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स। इनसे अपन सिक्के बनाते हैं, कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से। तो मैन मेड एलिमेंट है, वो तो अपन जानते ही है।
एटॉमिक नंबर 92, दैट इज यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनको अपन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट बता दिए थे आपको वो वाले में। अब इधर देखो, यहां पर अपने पास क्या है, 6d है। क्या है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6d सब शेल में, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। इधर देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 89, ये हो गया 6d1 7s2, ये हो गया 6d2 7s2, ये हो जाएगा 6d3 7s2, ये हो जाएगा अपने पास 6d4 7s2, ये हो जाएगा 6d5 7s2, ये हो जाएगा 6d6 7s2, ये हो जाएगा 6d7 7s2, ये हो जाएगा 6d8 7s2। लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा 6d10 7s1, केवल एक पर स्टार लगाया अपन ने। उसके बाद कॉपरनीशियम हो जाएगा 6d10 7s2। समझ में आ गया आपको? कॉपी कर लीजिएगा। ऐसी रफ्तार दुबई में सलमान भाई की हसीना मिटेगी 10 रंग को, याद आ गया होगा? नहीं फ्लेवर मिलेगा, लव टशन का आउट होंगी, याद आ गया होगा आपको? पूरी शॉर्ट ट्रिक बता दी थी मैंने आपको। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैस्नियम, मिट्रीरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटजीनियम, कॉपरनीशियम, 113 पर अनन ट्राइयम पर नायोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन और ओजानेसॉन। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? कॉपी कर लिया सभी ने? लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? कॉपीड एवरीवन? तो अपन इनके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं। बाकी जो डिटेल में वो तो अपन आगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें डी ट्रांजिशन वगैरह होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, वो तो सब आगे पढ़ेंगे। अभी तो जो जो मेन मेन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये तो लिख लिया, लिख लिया कॉन्फ़िगरेशन सभी? पॉइंट नंबर 1 लिख लें। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स possess strong metallic character। पॉइंट नंबर 1 लिखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स possess strong metallic character।
D block elements possess strong metallic character, that is all are metals. Second, most of D block elements show variable oxidation states. Variable oxidation states पे underline कर लेना. Most of D block elements, they will show variable oxidation states due to participation of the electrons from ns orbital as well as n-1 d orbital, where n is outermost shell. अगर अपन आयरन की बात करते हैं, आयरन फेरस भी शो करता है, आयरन फेरिक भी शो करता है. इनमें n-1d और ns के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ns ऑर्बिटल से भी पार्ट करते हैं और n-1d ऑर्बिटल से भी पार्ट करते हैं. इधर देखो सभी ने, फॉर एग्जांपल और भी पढ़ेंगे, वो तो सभी एसआरपी वैल्यू से भी पढ़ेंगे अपन. आयरन की बात करते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26. आयरन होता है आर्गन, आर्गन का मतलब मैं 18 तक आ गया, 18 और 2 20, 20 और 6 26, समझ में आ गया आपको. तो आर्गन हो गया, आर्गन 3d6 4s2, उससे कोई मतलब नहीं है. ये तो हो गया ns ऑर्बिटल, ये तो हो गया ns ऑर्बिटल. n हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, तो n की वैल्यू आयरन के लिए क्या हो गई 4. और ये हो गया हमारे पास n-1d ऑर्बिटल, क्या हो गया ये हो गया n-1d ऑर्बिटल. दैट इज n-1d ऑर्बिटल का मतलब आयरन के लिए हो गया 3d ऑर्बिटल. क्या हो गया, अब जो d और d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल, उनमें एनर्जी का गैप क्या होता है, कम होता है. क्या होता है, ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप कम होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेशन करते हैं वो ns ऑर्बिटल से भी करते हैं और n-1d से भी करते हैं. अगर आयरन को दो इलेक्ट्रॉन त्याग दें, अगर आयरन को दो इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो वो दो इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल से त्याग देगा, मतलब Fe+2, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0. दो इलेक्ट्रॉन उसने ns ऑर्बिटल से त्याग दिए. अब अगर उसे फेरिक वाली ऑक्सीडेशन स्टेट त्याग शो करनी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन वो s से त्याग ही चुका है, एक इलेक्ट्रॉन अब त्याग देगा n-1d ऑर्बिटल से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0. क्या हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ns ऑर्बिटल से भी करते हैं और n-1d ऑर्बिटल से भी करते हैं, क्योंकि ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप क्या होता है, कम कम होता है. तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं. अब कौन सी किसकी स्टेबल होगी वो तो सब एसआरपी वैल्यू ई नॉट से अपन देखेंगे, क्योंकि किसी की भी ऑक्सीडेशन की स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो अपन चेक करेंगे सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, जो लिथियम में बताया था, उससे फिर अपन ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकालेंगे. तो उससे अभी अपन आगे बात करेंगे. अभी तो लिख लो Fe+2 क्या हो गया, लोअर को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, लोअर को अस और हाइयर को एक, लोअर को अस और इसको. तो Fe+2 तो हो गया 3d6 4s0, और जो Fe+3 है वो हो गया 3d5 4s0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उपयोग ns ऑर्बिटल से भी हो रहा है और n-1d ऑर्बिटल से भी हो रहा है. लिख लें फॉर एग्जांपल फेरस, बाकी तो छोड़ दें उसको. तो Fe+2 लिख लें अभी तो 3d6 4s0 और Fe+3 हो गया 3d5 4s0. ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया. पॉइंट नंबर थर्ड लिखें. पॉइंट नंबर थर्ड लिखें. मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक नेचर. मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक नेचर.
पैरामैग्नेटिक नेचर अपन सभी जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट म्यू विच इज फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Paramagnetic behavior, it is expressed in terms of magnetic moment, which is calculated by formula mu is equal to under root n plus 2, where n is number of unpaired electrons. Bm, it is simply the unit of magnetic moment, that is Bohr magneton. ऊपर लिख लीजिएगा एक point. Paramagnetic nature directly proportional to magnetic moment mu, which is further directly proportional to number of unpaired electrons. Paramagnetic nature directly proportional to magnetic moment mu, which is further directly proportional to number of unpaired electrons. हाँ जी, कॉपी कर लिया सभी ने. डेसिमल से पहले वाली संख्या हमेशा अपने को क्या बताती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन. याद आ गया होगा आपको. कॉपी कर लिया सभी ने. अगर मैं आपसे कहता हूं, लिख लिया सभी ने यहां तक? अगर मैं कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन which of the following ion possesses highest value of magnetic moment mu? Given options are nickel plus 2 ion, second cobalt plus 2 ion, third Fe plus 2 ion, fourth copper plus 2 ion. अपने को केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने. इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा. हाँ जी, देखिएगा बोर्ड पर सभी ने. निकल की बात करते हैं. निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल है 3d8 4s2. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट 3d7 4s2. आयरन 3d6 4s2. कॉपर 3d10 4s1. देखिएगा आप लोग बोर्ड पर सभी ने. निकल की बात करेंगे. निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? निकल का एटॉमिक नंबर है 28. निकल हो गया हमारे पास 3d8 4s2. क्या हो गया? निकल हो गया हमारे पास. आउटर मोस्ट की बात करेंगे, आर्गन से कोई मतलब नहीं है. निकल है हमारे पास 3d8 4s2. क्या है? एटॉमिक नंबर 28 है निकल का. बोलिएगा आप लोग. निकल अगर 28 है तो निकल हो गया 3d8 4s2. बोर्ड पर देखिएगा. d8 को लिखने का तरीका, d8 को लिखने का तरीका, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे. हुंड्स का रूल है हमारे पास. बोलेगा तो 1 2 3 4 5, पहले जितने भी डी सबशेल में जितने भी डी ऑर्बिटल हैं पांचों, उनको सिंगल भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे. अगर अपन ने शुरू में ही पेयरिंग कर दी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. क्या होगा? इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अपन डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 5. पांचों में पहले सिंगल भरेंगे. अगर एक में ही भर दिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा. उसको अवॉइड करने के लिए अपन पहले पांचों एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे. समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. निकल हो गया 3d8 4s2. निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2. हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे. 4s से निकल गए तो निकल +2 हो गया 3d8 4s0. क्या हो गया? और 3d8 4s0, तो 3d8 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2. अब जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? √2 2 + 2. बोलिएगा आप लोग. √n + 2. √n + 2, वेल n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? √8 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा. बोलिएगा. √8 को बोर्ड पर देखिएगा. √8 को कैलकुलेट करेंगे. √8 को कैलकुलेट करेंगे मैथ से तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा. क्या आएगा? इसका मतलब डेसिमल से पहले वाली संख्या हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताती है. क्या बताती है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आएगा. क्या आएगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √15 बोहर मैग्नेटॉन। क्या हो जाएगा? √15 को कैलकुलेट करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बोलो। अरे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। कोबाल्ट हो गया 3d7 4s2। क्या हो गया कोबाल्ट? तो कोबाल्ट हो गया 3d7 4s2। ये कोबाल्ट है, इट इज 3d7 4s2। d7 को लिखने का तरीका, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, 2 निकलेंगे हमेशा कहाँ से? आउटर मोस्ट से। 2 निकल गए, ये हो गया 3d7 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 कितने हो गए? और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 + 2 तो कितना हो गया? √15। √15 को कैलकुलेट करोगे मैथ से तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा? तो डेसिमल से पहले वाली संख्या हमेशा क्या बताती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बताती है? अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, कितनी है? तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √24। क्या आएगा? और √24 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो गया, नहीं हो गया? अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, क्या है? किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? √35। और √35 को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पहले जो डेसिमल से पहले वाली संख्या है वो हमेशा क्या बताती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बताती है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट √3 आएगा। क्या आएगा? √3, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू √n+2। n क्या है? 1, तो 1 1 + 2 तो √3। √3 को मैथ से कैलकुलेट करोगे तो 1.3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, क्या हो गए? तो मैग्नेटिक मोमेंट √8 आएगा। √8 को कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट √15। √15 को कैलकुलेट करोगे 3 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तो मैग्नेटिक मोमेंट √24। √24 को कैलकुलेट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √35। √35 का मतलब मैं जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेसिमल से पहले वाली संख्या, डेसिमल से पहले वाली संख्या हमेशा अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताती है। किसको बताती है? अब इधर देखो, निकल +2 सीधा कर दूं, बोलो बेटा। तो निकल +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कोबाल्ट +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3। Fe+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। आयरन आप लोग समझ गए होंगे, आयरन हो गया 3d6 4s2। एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। क्या है? और अगर आयरन हमारे पास 26 है, 26, तो आयरन हो गया 3d6 4s2। क्या हो गया? आयरन हो गया 3d6 4s2। अब जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनिएगा। ये आयरन हो गया 3d6 4s2। d6 को कैसे लिखेंगे? d6 को कैसे लिखेंगे? पहले तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये छठा आयरन +2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4, तो म्यू इज इक्वल टू √24 बोहर मैग्नेट्रॉन आ गया। √24 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग। बोलिएगा आप लोग। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कॉपर होता है 3d10 4s1। क्या होता है कॉपर? तो कॉपर होता है हमारे पास 3d10 4s1। ये हो गया कॉपर 3d10। पहले कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 8 9 और ये 10। कॉपर +2 का मतलब एक तो यहाँ से निकल गया, एक पेयर्ड वाला निकल गया, तो कॉपर +2 हो गया 3d9 4s0। क्या हो गया? 3d9 4s0। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट √3 हो जाएगा। √3 को कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो आंसर कौन सा हो गया? Fe+2। कुल मिलाकर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं देखना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल +2 में 2, कोबाल्ट +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और कॉपर +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो जो मैं लिखा रहा हूं।
हाँ जी, लिख लिया सभी ने? अपने को दोनों आयंस में क्या देखना है? दोनों आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 देखने हैं, क्योंकि जब दोनों आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 15 आ जाएगा। हाँ जनाब, ध्यान चाहता हूँ सभी का, जो बात कर रहा हूँ उस बात को सुनिएगा। कॉपी कर लिया? इधर देखो, जो बात कर रहा हूँ उस बात को सुनो। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, तो मैंगनीज हो गया 3d5 4s2। मैंगनीज हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। मैंगनीज हो गया हमारे पास, ये 3d5 है, इट इज 3d5, इस 3d5 4s2। ये मैंगनीज हो गया। एटॉमिक नंबर 25, 3d5 आउटर मोस्ट लिख दिया मैंने। मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, और अगर मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमेशा कहां से निकलेंगे? ns ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल से, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये तो n-1d है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √35। कितना आ जाएगा? √35, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू √n+2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5, 5+2 तो √35। √35 को कैलकुलेट करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? अब सेकंड है मेरे पास Fe+3। अब जो बात कर रहा हूं उस बात को पकड़िएगा, जो बात कर रहा हूं उस बात को पकड़िएगा। Fe आयरन होता है 3d6 4s2। क्या होता है? तो अगर आयरन हमारे पास 3d6 4s2 है, तो 3d6 4s2, इधर देखिएगा d6 को कैसे लिखूंगा? d6 को कैसे लिखूंगा? पहले तो एक एक भरूंगा, फिर पेयरिंग करूंगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आयरन क्या है? अगर +2 में होता, क्या होता? +2 में होता तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते। बोलो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आयरन +3 में, किसमें? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड वाला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, या सिंपल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। क्या होता है? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पेयर्ड वाला निकलेगा। कौन सा निकलेगा? तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वाला निकल गया, तो जब Fe+3 की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? √35 बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मैं कहूं आपसे कोबाल्ट+3 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने बताओ? कोबाल्ट+3 में। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, अरे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो कोबाल्ट हो गया 3d7 4s2। क्या हो गया? कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया 3d7। d7 को लिखने का तरीका 3d7 4s2, ये हो गया कोबाल्ट। d7 को लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कोबाल्ट अगर +2 होता, क्या होता? कोबाल्ट +2 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाते? यहां से निकल गए 4s से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब अगर कोबाल्ट पे +3 होता, क्या होता? तो कोबाल्ट पे +3 होता तो पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कौन से निकलेंगे? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। कितनी हो गई? और अगर कोबाल्ट पे +4 होता तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और निकल जाता,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी अपने को कम देनी पड़ती है। तो यहां पर इधर देखो, अगर मैं कहता म्यू इजिकल टू अंडर रूट 35 बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू इजिकल टू अंडर रूट 35, तो आंसर ए वाला हो जाता, क्योंकि Mn+2 में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और Fe+3 में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 35 आ जाता। लेकिन अपने को अंडर रूट 15 देखना है। क्या देखना है? निकल +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 2, पैलेडियम में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 2, तो इसमें दोनों में आ जाएगा अंडर रूट 8। क्या आ जाएगा? क्योंकि निकल होता है 3d8 4s2। क्या होता है? 3d8 4s2, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। पैलेडियम हो गया, एक्सेप्शन होता है 4d10 5s0। सीधा बोल रहा हूँ मुंह जबानी, ऐसे ही बोल रहा हूँ मुंह जबानी। तो 4d10 5s0, d10 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हो गया 4d8। 4d8 का मतलब वापस से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो इन दोनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 8, और पहले वाले में दोनों के पास हो जाती है अंडर रूट 35। समझ में आ गया? कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, अभी हाल बताया। और क्रोमियम, क्रोमियम अगर +3 में, क्रोमियम होता है 3d5 4s1। क्या होता है क्रोमियम? तो क्रोमियम है 1 2 3 4 5, ये है क्रोमियम 3d5 4s1। और अगर क्रोमियम 3d5 4s1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 3 निकलेंगे, एक तो S से, 2 यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया क्रोमियम 3d3 4s0। तो क्रोमियम +3 के पास डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3, और 3 हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? अंडर रूट 15। कितना हो गया? और स्कैंडियम बताने की जरूरत नहीं है, स्कैंडियम होता है 3d1 4s2। क्या होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गए, एक डी से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, और 3d2 4s2 2 इलेक्ट्रॉन एस से, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। अगर मैं कहता म्यू 0 आएगा दोनों आयंस में, म्यू जो दोनों आयंस में 0 आएगा, तो आंसर डी हो जाता। आंसर क्या हो जाता? डी। तो अपने को दोनों में क्या देखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट 15। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound shows highest paramagnetic behavior? देखो, समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं करना, मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, और मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर देखकर अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वाटर का कोई भी रोल नहीं है, वाटर न्यूट्रल है, वाटर पर चार्ज 0, सल्फेट पर -2, हर में मेटल डाइवेलेंट स्टेट +2 में है। समझ गए होंगे आप लोग। सल्फेट पर चार्ज -2, सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो सल्फेट पर चार्ज हो गया -2। वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, तो वाटर पर चार्ज हो गया 0। इसका मतलब हर किसी में कंपाउंड में मेटल अपनी डाइवेलेंट स्टेट +2 में है। किसमें है? +2 में। इधर देखो, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट 6 ऑफ H2, आगे पढ़ेंगे इसको अपन, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, वो एक अलग बात है, छोड़ो। आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर X बोल दिया। क्या बोल दिया? आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर X, सल्फेट पर चार्ज हो गया -2। क्या हो गया?
सल्फेट पर चार्ज पॉलीएटॉमिक एनायन है, सल्फेट पर चार्ज -2 प्लस 6 इंटू 0। वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है और ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 है। वाटर पर न्यूट्रल लिगेंड है तो वाटर पर चार्ज 0 है, तो x -2 इजिकल टू 0, तो उधर जाएगा तो x इजिकल टू +2। इसका मतलब यहाँ पर आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। आयरन होता है 3d6 4s2, क्या होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन सीधे लिख देता हूँ। Fe+2 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Mn होता है Mn होता है 3d5 4s2, क्या होता है? 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इजिकल टू 5। निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल होता है 3d8 4s2, s से 2 निकल गए, d8 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें सीधा लिख देता हूं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। कॉपर +2 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। कॉपर होता है 3d10 4s1, क्या होता है? 3d10 4s1, एक s से निकल गया, d10 से एक निकल गया, तो d9 बचा, d9 में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करेगा? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। समझ में आ गया आपको? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूं, उस बात को सुनिएगा, जो बात को कहना चाह रहा हूं उस बात को सुनिएगा। पहले के जमाने में पहले के जमाने में जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एनसीईआरटी का क्लास 12th का क्वेश्चन है। पहले के जमाने में ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो आ गया, विच विल शो ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बीच में कौन आ गए? बीच वाले, तो दे विल शो ए ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। तो पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपन बोलते थे कि बीच वाले, जो कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एनर्जी जो प्रॉपर्टीज है उनका ट्रांजिशन शो करें। क्या शो करें? लेकिन अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको अपन बोलते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट और उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल फुली फिल्ड हो। क्या हो? फुली फिल्ड। हमारे पास जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, इनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास ग्राउंड स्टेट या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या उनकी जो डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड हो। डी सबशेल दैट इज D1 से लेकर D9 तक हो, D1 से लेकर। अब इधर देखो जिंक है, जिंक की ग्राउंड स्टेट बोलो, जिंक हो गया 3d10 4s2, क्या हो गया? जिंक हो गया 3d10 4s2, कैडमियम हो गया 4d10 5s2 और मरकरी हो गया 5d10 6s2। तो इनकी ग्राउंड स्टेट में, डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, D10 है। क्या है? और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 में भी डी कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गए। तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल फुली फिल्ड है। क्या है? फुली फिल्ड। तो इनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट में या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो, मतलब D1 से लेकर D9 तक हो, D1 से लेकर D9 तक हो, D1 से लेकर D9 तक हो। इधर देखो कॉपर है, कॉपर क्या है बेटा? कॉपर अपने पास 3d10 4s1 है। क्या है? तो कॉपर 3d10 4s1 है, तो उनकी ग्राउंड स्टेट में तो डी कंप्लीटली भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? डी कंप्लीटली, लेकिन उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अपन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, किसका? कॉपर सल्फेट का। तो क्या लिखते हैं? CuSO4 लिखते हैं, न कि Cu2SO4 लिखते हैं। ना तो कभी Cu2SO4 लिखते हैं क्या? तो कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। कारण क्या आगे पढ़ेंगे, उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी I2 डी ब्लॉक में आएगा, उसकी I2 सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, तो वो +2 में रहेगा। खैर उसको छोड़ो। तो कॉपर +2 का मतलब वो D9 में आ गया। क्या आ गया? तो D9 आ गया, इसका मतलब
उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आ गया। क्या आ गया? तो अपन बोलते हैं एक जो जिंक कैडमियम मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। करेक्ट है, ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है। ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज दी वन, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज दी विच हैज इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीट मतलब पार्शियली फिल्ड, इनकम D1 से लेकर D9 तक, इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals in its ground state or in any one of its common oxidation state. तो statement 1 and 2 both are correct and statement second is the correct explanation of statement number 1. फटाफट अपने हिसाब से लिख लो, बस ऐसे लिख लो 1 और 2, ताकि दोनों आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का लिख लो आप लोग। हाँ लिख लो, बस आखिरी है, एक लाइन में हो जाएगा मेरे ख्याल से, 1 मिनट में हो जाएगा। ये इसलिए लिख लो क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्लास 12th के अंदर और वैसे भी काम आएगा। कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है जेई मेंस में। हाँ जी, लिख लिया आप सभी लोगों ने? अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे? और उनके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आता है पहली बार एफ ब्लॉक एलिमेंट से। अभी तक एफ ब्लॉक एलिमेंट से जेई एडवांस में, जेई एडवांस में एफ ब्लॉक से के कॉन्फ़िगरेशन से कभी भी क्वेश्चन आज तक के इतिहास में, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, नहीं आया, लेकिन इस साल आया था। तो अपने को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना पड़ेगा उसको। अब मैंने ना इधर देखो बेटा, सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि चैप्टर ही अलग है डी और एफ। समझ में आ गया? अभी तो केवल वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो अपने को यहाँ पर काम आएंगे। समझ में आ गया? फिर अगले लेक्चर पे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एक बार उनको बुलाना, अविनाशी को, बाहर फ्लोर इंचार्ज को बुलाना जो बैठे।